हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आज हम देखेंगे क्लास 10 का जब प्रक्रम, जिसमें हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ठीक प्यारे बच्चों, जो 3 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है, देखिए, जिसमें पहला वीडियो हमारा है उसमें हमने पोषण के बारे में पूरी जानकारी दिए हैं, और दूसरे वीडियो में हमने श्वसन के बारे में पूरी जानकारी दिए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो हमारा तीसरा वीडियो है, ठीक है, वो जो वीडियो हमारा है वो परिवहन। ठीक प्यारे बच्चों, जो परिवहन है उसके बारे में हमने पूरी तरीके से आप लोगों के लिए जानकारी, पूरी विधिवत तरीके से आप लोगों के लिए एकदम तैयार करके, ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़िया तरीके से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, ये 3 वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज मैं जब प्रक्रम का जो चौथा वीडियो अपलोड करूँगा वो है उत्सर्जन। ठीक है प्यारे बच्चों, वो जो है वो हमारा भाग 1 है उत्सर्जन। ठीक है, आइए देखते हैं उत्सर्जन। देखिए, उत्सर्जन किसे कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उत्सर्जन हेडिंग हम डाल लेंगे। ठीक है, उस उत्सर्जन हेडिंग डालेंगे। आइए देखते हैं उत्सर्जन। देखिए, शरीर में बने नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, जब हम पोषण पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें जब हम भोजन का पाचन, परिवहन, श्वसन क्रिया से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, ये सब प्रक्रियाएं होने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बच जाते हैं उनको हम बाहर निकालते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उसको जो हम बाहर निकालते हैं, तो जो निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम आगे अगली हेडिंग। देखिए, उत्सर्जन के प्रकार। उत्सर्जन 4 प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए, अमीनो अम्ल उत्सर्जन, अमीनिया, ठीक है, अमोनिया उत्सर्जन, यूरिया उत्सर्जन, यूरिक अम्ल उत्सर्जन। ठीक है प्यारे बच्चों, जो उत्सर्जन है वह 4 प्रकार से हो सकता है। देखिए, पहला क्या है, अमीनो अम्ल उत्सर्जन, दूसरा दिया है अमोनिया उत्सर्जन, तीसरा दिया है यूरिया उत्सर्जन, चौथा दिया है यूरिक अम्ल उत्सर्जन। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम अगली हेडिंग। ठीक है, आइए चलते हैं हम अगली हेडिंग पर। देखिए, अमीनो अम्ल उत्सर्जन किसे कहते हैं, यह क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। ऐसे जीव जिसमें उत्सर्जी पदार्थों के रूप में अमीनो अम्ल का उत्सर्जन होता है उसे अमीनो अम्ल कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो कोई ऐसा जीव हो जो अपना उत्सर्जन अमीनो अम्ल के रूप में करता है, कोई भी जीव ऐसा हो जो अपना कोई उत्सर्जन, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका उत्सर्जन जो अमीनो अम्ल के रूप में करता है उसे ही हम अमीनो अम्ल उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कौन से जीव होते हैं। देखिए, जैसे सीपी, घेगा, ठीक है प्यारे बच्चों, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है प्यारे बच्चों, इत्यादि। जो सीपी होता है और घोघा होता है, ये सभी अमीनो अम्ल उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, ये देखते हैं हम आगे अमोनिया उत्सर्जन। ठीक है, देखिए, अमोनिया उत्सर्जन देखेंगे, ऐसे जीव जिनमें नाइट्रोजन का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में होता है, ठीक है, उसे ही अमोनिया उत्सर्जन कहते हैं। इससे जंतु को, ठीक है प्यारे बच्चों, तथा इसे जंतु को अमोनोटेलिक जंतु भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस जैसे जो कोई भी जंतु होगा वह नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, अमोनिया के रूप में वह बाहर निकालेंगे, इसे अमोनोटेलिक भी जंतु कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो ऐसा काम करता है उसे अमोनोटेलिक जंतु भी कहते हैं। जैसे में आ जाएगा उभयचर, स्थली, ठीक है बच्चों, स्थल मछलियाँ, जलीय कशेरुकी इत्यादि। ठीक है, आइए चल, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। चलिए चलते हैं हम अगली हेडिंग पर। ठीक है, आइए देखते हैं प्यारे यूरिया उत्सर्जन। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम यूरिया उत्सर्जन कौन से जीव करते हैं, या कैसे होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ऐसे जीव जिनमें नाइट्रोजन का उत्सर्जन
यूरिया के रूप में होता है तथा ऐसे जीवों को यूरोटेलिक जंतु कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो कोई नाइट्रोजन युक्त जो होता है, जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ऐसा जीव जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होता है उसे यूरिया के रूप में अपने शरीर से बाहर निकालता है, उसे हम यूरिया उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे देखिए मनुष्य स्तनधारी, ठीक है प्यारे बच्चों, जो मनुष्य होता है वो यूरिया के रूप में अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है, और स्तनधारी मेढक इत्यादि। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आया। आइए चलते हैं हम आगे। यूरिक अम्ल उत्सर्जन, ठीक है, देखिए ऐसे जीव जिसमें यूरिया का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में होता है, जो ठोस अवस्था में होता है, तथा ऐसे जीवों को यूरोटेलिक जीव कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो ये यूरिक अम्ल जो उत्सर्जन करते हैं, ऐसे जीवों को हम ठीक है प्यारे बच्चों, यूरिकोटेलिक कहते हैं, यूरिकोटेलिक जीव कहते हैं। ठीक है, ये देखते हैं। जैसे पक्षी, सरीसृप, कीट इत्यादि। जो पक्षी होते हैं, सरीसृप, पक्षी, सरीसृप रेंगने वाले कीट, छोटे मोटे कीट होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, छोटे छोटे कीट होते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। देखिए मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण वृक्क, मूत्र मार्ग, मूत्राशय और मूत्रवाहिनियां से होता है, जो अपशिष्ट नाइट्रोजनी पदार्थों को जैसे यूरिया को बाहर निकालता है। जो मानव तंत्र होता है, मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण वृक्क से होता है। वृक्क, मूत्र मार्ग, मूत्राशय और ठीक है बच्चों मूत्रवाहिनियां, ये चारों चीज मिलकर जो है मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करती हैं, और जिससे नाइट्रोजनी, ठीक है, नाइट्रोजनी पदार्थों का, जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, यूरिया, जैसे यूरिया हुआ, उसे बाहर शरीर से निकालने का कार्य करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, हम उसकी संरचना देखेंगे पहले। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं, आप लोगों के लिए संरचना है। देखिए दिखाई दे रहा है आप लोगों को। देखिए जो हमारा, देखिए यह दो ब्रिक हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यह और यह देखिए ब्रिक। ठीक है, सेम के आकार की जो संरचना है वह ब्रिक कहलाती है। देखिए ये ऊपर जो है अधिवृक्क ग्रंथि है। देखिए यहाँ पर भी दो अधिवृक्क ग्रंथि है, और यहाँ से देखिए जो यह है ब्रिक धमनी जो है ब्रिक से जुड़ी हुई है। ठीक है, ब्रिक सीरा, एक धमनी और सीरा जो होती है ब्रिक से जुड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो है पृष्ठ महाधमनी। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए मूत्रवाहिनी, यहाँ पर देखिए मूत्राशय है, एक थैली नुमा संरचना है, मूत्राशय कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो यह हम ब्रिक की आंतरिक संरचना में देखिए एक वलकुट है, मेंडुला है, श्रोड़ी है। ठीक प्यारे बच्चों, यह है श्रोड़ी है, यह अग्र महाशिरा है। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ में आया क्या क्या चीज़ हैं, कैसे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, हम इसे बढ़िया तरीके से समझेंगे। ठीक है, यह किडनी है, दो किडनी है, मूत्रवाहिनियाँ हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, वृक्क धमनी है, अधिवृक्क ग्रंथि है, वृक्क है, पृष्ठ महाधमनी है, अग्र महाशिरा है, श्रोड़ी है, मेंड्यूला है, वलकुट है। ठीक है प्यारे बच्चों, यह वलकुट है, यह मूत्राशय है, यह मूत्र मार्ग है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आइए चलते हैं अगली हेडिंग पर। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं ब्रिक को किडनी भी कहते हैं। देखिए मैंने हमें इंग्लिश में भी लिख दिए। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। मनुष्य में एक जोड़ी ब्रिक उदर गुहा में डायाफ्राम के नीचे कशेरुक दंडु के दोनों ओर ठीक है प्यारे बच्चों, पेरोटोनियम, ठीक है प्यारे बच्चों, एक पेरोटोनियम की झिल्ली होती है द्वारा लगे होते हैं। जो एक पेरोटोनियम की झिल्ली होती है उसी के द्वारा लगे होते हैं। देखिए जो हमारा ब्रिक, मनुष्य का जो ब्रिक होता है, दोनों ओर, ठीक है प्यारे बच्चों, पेरोटोनियम की झिल्ली द्वारा लगी होती है। ठीक है, यह देखिए हमारे दोनों ओर जो है ब्रिक है। ठीक है, आप लोग देख लिए। आइए चलते हैं हम अगली हेडिंग पर। यह समझ में आया, ये देखते हैं अगली हेडिंग। ठीक है,
आइए देखते हैं प्यारे बच्चों वृक्क की बाह्य संरचना। ठीक है, बाह्य संरचना क्या क्या है। देखिए, वृक्क सेम के बीज के आकार की कत्थई एवं लाल भूरे रंग के होते हैं, जो लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा। ठीक है प्यारे बच्चों, जो वृक्क हमारा होता है वह 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा एवं 2 से 5 सेंटीमीटर मोटा होता है। पुरुषों में इसका भार 130 ग्राम से 160 ग्राम का होता है। स्त्रियों में 110 से 150 ग्राम का होता है, ठीक है, जिसके ऊपर अधिवृक्क ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, हम इसे आप लोगों को फिर पुनः चित्र की सहायता से दिखाएंगे। हम वृक्क की बाह्य संरचना को देखिए, यह दो, ठीक है प्यारे बच्चों, जो वृक्क के ऊपर एक अधिवृक्क ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अधिवृक्क ग्रंथियां पाई जाती है। जो मनुष्यों में इसका जो भार होता है वह जो होता है 130 ग्राम से 160 ग्राम के बीच होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, 130 ग्राम से 160 ग्राम के बीच होता है। जो स्त्रियों में भार होता है 110 ग्राम से 150 ग्राम के बीच इसका जो भार होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। आइए चलते हैं हम इसकी आंतरिक संरचना पर, इसकी आंतरिक संरचना को भी समझेंगे। ठीक है, चित्र सहित पूछता है। ठीक प्यारे बच्चों, पेपर में आप लोगों के लिए, इसलिए हमने चित्र भी बनाकर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, आइए चलते हैं हम आंतरिक संरचना पर। देखिए, वृक्क की आंतरिक संरचना। ठीक है, वृक्क के भीतरी धंसे हुए किनारों के मध्य में कीप के समान एक खोखली संरचना होती है, जिसे पेल्विस कहते हैं। यही भाग प्रायः सरकरा होकर, ठीक है बच्चों, सरकरा होकर मूत्र नलिका का निर्माण करती है। जो पेल्विस होता है वही सरकरा होकर मूत्र मार्ग का निर्माण करता है। ये देखेंगे हम। ठीक है प्यारे बच्चों, हम इसकी भी संरचना देखेंगे, आंतरिक संरचना जो है। ठीक है, देखिए, जब हम आंतरिक संरचना पूछा है, ठीक है प्यारे बच्चों, आप पूछ सकता है आप लोगों के लिए कि आंतरिक संरचना सहित वृक्क का संचित वर्णन कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आंतरिक संरचना जो है आप लोगों को बनाना होगा, वृक्क की आंतरिक संरचना बनानी होगी। ठीक है, देखिए, वृक्क की आंतरिक संरचना में जब हम वृक्क, ठीक है प्यारे बच्चों, वृक्क को हम काटेंगे, यहाँ पर देखिए, यह वृक्क है। वृक्क को हम जब इसको इस तरह करेंगे और यहाँ से काट देंगे बीच से, इसको बीच से काटेंगे तो उसमें एक संरचना मिलती है, वही है आंतरिक संरचना। ठीक है, आइए दिखाते हैं आप लोगों को आंतरिक संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं। देखिए, यह जो है, यहाँ पे देखिए, लघु कैलिक्स होता है या दीर्घ कैलिक्स होता है। ठीक है फिर बच्चों, यह जो कोर है मेंडुला के दोनों ओर का, ठीक है, इसे देखिए वृक्क अंकुर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जो यह है श्रेणी या पेल्विस, जो श्रेणी या पेल्विस कहते हैं, यही एक सरकरा होकर मूत्र मार्ग वाहिनी का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाइलम है या हाइलस। ठीक है, ये देखिए जो संरचना है, यह एक संरचना है मेंडुला पिरामिड। ठीक है प्यारे बच्चों, यह देखिए मूत्रवाहिनी की संरचना है, मूत्रवाहिनी में जाकर खुलती है। ठीक है, वृक्क से मूत्रवाहिनी में खुलती है। देखिए, यहाँ पर देखिए, जो यह खाली स्थान जो है बर्टनी के रिनल कॉलम, जो एक बर्टनी होती है वो उसके रिनल कॉलम है। यह देखिए, जो काटे हुए भाग में जो खाली स्थान बचा हुआ है, यह वृक्क वल्कुट है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। आइए चलते हैं हम अगली हेडिंग पर। ठीक है प्यारे बच्चों, यह चित्र आप लोग चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना लीजिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं हम अगली हेडिंग पर। आइए प्यारे बच्चों, हम देखेंगे नेफ्रॉन या वृक्क नलिका किसे कहते हैं। देखिए, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही नेफ्रॉन या वृक्क नलिका कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में इसकी संख्या 8 से 12 लाख होती है। जो वृक्क होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, वृक्क की संरचनात्मक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही नेफ्रॉन का, ठीक है, नेफ्रॉन या वृक्क नलिका कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में जो है, जो हमारा वृक्क होता है, किडनी जो हमारी होती है, उसमें जो है इसकी संख्या 8 से 12 लाख तक नेफ्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, आइए हम दिखाएंगे आप लोगों को चित्र की सहायता से भी नेफ्रॉन को। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। देखिए,
आइए हम लोग दिखाते हैं। देखिए जो यह नेफ्रॉन की पूरी संरचना है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये नेफ्रॉन की पूरी संरचना है और इसके भाग कौन कौन से हैं। देखिए यह देखिए जो यह कप के समान की एक संरचना है, बोमन संपुट है। यह देखिए जो कुंडलित नलिका है, ठीक है प्यारे बच्चों, यह एक समीपस्थ कुंडलित नलिका है। यह दूरस्थ कुंडलित नलिका है। देखिए यहाँ पर भी एक कुंडलित संरचना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यह एक कुंडलित संरचना है जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है, और यह देखिए दूरस्थ कुंडलित नलिका है, ठीक है। यह देखिए जो ये लगा हुआ है यह संग्राहक नलिका है, ठीक है, यह एक संग्राहक नलिका है। और देखिए यह देखिए जो हमारी वृक्क धमनी जो है यह एक गुच्छा बना रही है, इसे ही हम कहते हैं केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस, ठीक है। यह जो हमारी है अवरोही भुजा है, यह अवरोही भुजा है, यह इन दोनों को ही हम मिलाकर कहते हैं हेनले का लूप, ठीक है प्यारे बच्चों, हेनले का लूप, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ में आया। आइए चलते हैं हम इन सभी पार्ट को बारी बारी से सरल भाषा में समझेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। आइए देखते हैं वृक्क नलिका या नेफ्रॉन की संरचना, ठीक है। प्रत्येक नेफ्रॉन में निम्नलिखित संरचनाएं होती है। देखिए पहला है बोमन संपुट, केशिका गुच्छ, ठीक है, रीनल कार्पल्स, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले लूप, ठीक है प्यारे बच्चों, हेनले लूप, ये सभी संरचनात्मक जो है नेफ्रॉन के भाग हैं। आइए देखते हैं और आगे हैं उसको देखेंगे। ये देखते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका है, समीपस्थ कुंडलित नलिका है, संग्राहक नलिका है, ठीक है। आइए देखते हैं हम बोमन संपुट किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए प्रत्येक नेफ्रॉन में प्याले नुमा एक संरचना पाई जाती है जिसे बोमन संपुट कहते हैं। जो प्रत्येक नेफ्रॉन जो होती हैं एक कप के समान एक संरचना या प्याले नुमा एक संरचना पाई जाती है, उसे हम बोमन संपुट कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं एक कप की समान संरचना है। देखिए यह जो है कप के समान एक संरचना पाई जाती है, उसे हम बोमन संपुट कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, बोमन संपुट कहते हैं। देख लिया आप लोग। चलिए आइए देखते हैं हम आगे, अगली हेडिंग देखेंगे आप, ठीक है। देखिए केशिका गुच्छ किसे कहते हैं, जो केशिका गुच्छ है उसे हम केशिका गुच्छ किसे कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं केशिका गुच्छ। देखिए बोमन संपुट के अंदर रुधिर का प्रवाह एक मोटी अविवाहित धमनी एफरेंट आर्टरी तथा बाहर की ओर रुधिर का प्रवाह एक पतली अपवाहित धमनी इफरेंट आर्टरी द्वारा होता है। ये दोनों, ठीक है प्यारे बच्चों, ये दोनों धमनियां जो धमनिकाएं बोमन संपुट में कोशिकाओं का गुच्छा बनाती हैं, जिसे केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक प्यारे बच्चों। जो धमनियां होती हैं वह एक केशिका गुच्छ बनाती हैं, उसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, आप लोगों को दिखाएंगे चित्र की सहायता से। देखिए यह जो दो धमनियां हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, ये बोमन संपुट से आते हुए एक इसमें गुच्छा एक बनाती है, ठीक प्यारे बच्चों। जो धमनियां होती हैं वह एक गुच्छा बनाती हैं और उसी गुच्छे को हम केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक प्यारे बच्चों। उसी के गुच्छा जो इसी को हम केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। आइए देखते हैं हम आगे। चलिए देखते हैं आगे। देखिए रीनल कार्पल्स, ठीक है प्यारे बच्चों, रीनल कार्पल्स, ग्लोमेरुलस तथा, ठीक है प्यारे बच्चों, बोमन संपुट के सम्मिलित रूप को ही रीनल कार्पल्स कहते हैं। जो ग्लोमेरुलस होता है तथा बोमन संपुट होता है, दोनों के सम्मिलित, ठीक है प्यारे बच्चों, सम्मिलित रूप को ही हम रीनल कार्पल्स कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हम आगे अगली हेडिंग। देखिए समीपस्थ कुंडलित नलिका। देखिए बोमन संपुट से जुड़े एक कुंडलित नलिका पाई जाती है, बोमन संपुट से जुड़ी एक कुंडलित नलिका पाई जाती है, जिसे हम समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। जो बोमन संपुट हमारा होता है उससे एक जुड़ी कुंडलित नलिका पाई जाती है, जिसे हम समीपस्थ, देखिए जो बोमन संपुट है इससे जुड़ी एक कुंडलित नलिका पाई जाती है,
उसे हम बोमन समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। आइए देखते हैं हम आगे अगली हेडिंग। आइए देखते हैं हम हेनले लूप, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, हेनले लूप, यह एक यू आकार की संरचना होती है जो समीपस्थ, ठीक है प्यारे बच्चों, समीपस्थ और दूरस्थ कुंडलित नलिका को अवरोही और आरोही भुजा से जोड़ती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यह एक यू आकार की संरचना होती है जो समीपस्थ कुंडलित नलिका को आरोही, समीपस्थ और दूरस्थ कुंडलित नलिका जो होती हैं उसे आरोही और अवरोही भुजा से जोड़ती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। देखिए यह हमारी है आरोही भुजा, ठीक है, और यह जो है अवरोही भुजा है। ठीक है बच्चों, जो समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका को जोड़ी हुई है। देखिए यहाँ पर यू आकार की एक संरचना पाई जाती है, जोड़ी हुई है, इसे हम हेलने का लूप या हेलने का पास कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे अगली हेडिंग। देखिए दूरस्थ कुंडलित नलिका किसे कहते हैं। देखिए यह एक कुंडलित संरचना होती है जो संग्राहक नलिका में जाकर खुलती है। यह वृक्क नलिका का अंतिम भाग होता है। जो यह दूरस्थ कुंडलित नलिका जो एक कुंडलित संरचना होती है जो संग्राहक नली जो होती है, संग्राहक नली में जाकर खुलती है, यह वृक्क की जो है, जो नेफ्रॉन की जो है एक वृक्क नलिका की जो है अंतिम संरचना होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखिए यहाँ पर देखिए यह एक कुंडलित जैसी संरचना होती है जो संग्राहक नलिका में खुलती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। आइए चलते हैं हम अगली हेडिंग पर। यह अंतिम भाग होता है। ठीक है, आइए चलते हैं हम अगली हेडिंग पर। देखिए संग्राहक नलिका किसे कहते हैं। देखिए प्रत्येक संग्राहक नलिका लगभग 8 से 9 वृक्क नलिकाओं से जुड़ी होती हैं। जो एक संग्राहक नलिका जो होती है, प्रत्येक संग्राहक नलिका 8 से 9 वृक्क नलिका जो वृक्काणु होते हैं उनसे जुड़ी होती हैं। ठीक है, इस नलिका से गुजरते समय मूत्र से अधिकतम जल का पुनर्वशोषण कर लिया जाता है। जब इस नलिका से जब मूत्र गुजरता है तो अधिकतम जल का जो है पुनर्वशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे अगली हेडिंग पर। चलिए देखते हैं वृक्क के मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। वृक्क के मूत्र निर्माण की क्रियाविधि क्या क्या है। देखिए वृक्क में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि 3 चरणों में पूर्ण होती है। जो वृक्क में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि है उसे हम 3 चरणों में पूर्ण करते हैं। देखिए पहला चरण क्या है। देखिए पहला है परानिस्यंदन ठीक है बच्चों, परानिस्यंदन वर्णात्मक या चयनात्मक पुनरावशोषण, नलिकीय या वाहिकीय श्रावण। ठीक है, श्राव। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक प्यारे बच्चों, अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए तो वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए चलते हैं हम अगली हेडिंग पर। आइए देखते हैं हम परानिस्यंदन किसे कहते हैं। ठीक है, कोशिका गुच्छ की दीवार, ठीक है सॉरी बच्चों, कोशिका गुच्छ की रुधिर कोशिकाओं में जितना रुधिर अविवाहित धमनी द्वारा आता है उतना ही अपवाहित धमनी से नहीं निकल पाता है, जिससे, ठीक है बच्चों, मेरुलस, ठीक है बच्चों, मेरुलस की पारगम्यता बढ़ जाती है, जिससे ग्लोमेरुलस में ठीक है प्यारे बच्चों, हाइड्रोस्टेटिक दाब बढ़ जाता है। जो ग्लोमेरुलस होता है उसमें हाइड्रोस्टेटिक दाब जो होता है बढ़ जाता है, जिससे प्लाज्मा का लगभग 20 भाग छनकर बोमेन संपुट में चला जाता है। तो इस तरल को ही हीमोग्लोमेरुलस निस्यंदन, ठीक है प्यारे बच्चों, निस्यंदन कहते हैं, तथा इस समस्त प्रक्रिया को ही परानिस्यंदन कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम इस चित्र की सहायता से इसको समझेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। देखिए ये जो हमारी अविवाहित, ठीक है, जो अपवाहित धमनी होती है, अविवाहित धमनी होती है, उससे जो यहाँ से देखिए, यहाँ से जितनी भी रक्त आती हैं वह इस धमनी से बाहर नहीं निकल पाती है। ठीक प्यारे बच्चों, जिससे जो ग्लोमेरुलस होता है,
ठीक है। इसमें जो स्थैतिक दाब जो है, दाब बढ़ जाता है, ठीक है। तो कुछ जो रुधिर का जो कुछ भाग होता है प्लाज्मा से छनकर, ठीक है, इसमें बोमन संपुट में चला जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। कुछ भाग बोमन संपुट में चला जाता है, यहाँ से छनकर बोमन संपुट में चला जाएगा। इसी क्रिया को हम, ठीक प्यारे बच्चों, परानिस्यंदन कहते हैं। जब यहाँ से ब्लड आएगा, ब्लड यहाँ इसकी दीवारें कम पतली होने के कारण जो इसमें दाब पड़ता है, ठीक प्यारे बच्चों, तो जो कुछ जो प्लाज्मा होते हैं रुधिर से बाहर चली जाती हैं, वो बोमन संपुट में चली जाती हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, बोमन संपुट में चली जाती हैं। यहाँ तक आप लोग समझ में आया, इसे ही हम परानिस्यंदन कहते हैं। आइए चलते हैं हम अगली हेडिंग पर। यहाँ तक आप लोग समझ में आया, ठीक है। आइए देखते हैं हम चयनात्मक पुनरावशोषण, ठीक है। चयनात्मक पुनरावशोषण किसे कहते हैं? देखिए, निस्यंदन से रुधिर के जल का लगभग 95% भाग छनकर आ जाता है, परंतु 0.8% जल ही मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। शेष भाग वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। वृक्क नलिकाओं में लाभदायक पदार्थों को पुनः रुधिर में पहुंचाना ही चयनात्मक पुनरावशोषण कहलाता है, ठीक है बच्चों। जो निस्यंदन होता है, निस्यंदन से 95% जो जल का भाग जो 95% छनकर आ जाता है, जिससे जो 0.8 भाग ही हम मूत्र बनाने की प्रक्रिया में ले पाते हैं, और जो शेष भाग होता है उसे पुनः अवशोषित वृक्क नलिका जो होती है पुनः अवशोषित कर लेती है, और लाभदायक जो पदार्थ होते हैं उन्हें वृक्क नलिका में पहुंचा देती हैं, और रुधिर की सहायता से उसे पहुंचा देती हैं, ठीक प्यारे बच्चों। रुधिर की सहायता से लाभदायक पदार्थों को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचा देती हैं, इसे हम चयनात्मक पुनरावशोषण कहते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। आइए चलते हैं हम अगली हेडिंग पर। ये देखते हैं वाहिकीय स्राव, ठीक प्यारे बच्चों। वाहिकीय स्राव, देखिए, समीपस्थ व दूरस्थ कुंडलित नलिकाओं की दीवारों की कुछ कोशिकाएं रक्त में, ठीक प्यारे बच्चों, रक्त में से पदार्थों का संग्रहण कर सक्रिय अभिगमन द्वारा वृक्क नलिकाओं, ठीक प्यारे बच्चों, में स्रावित कर देती हैं। तो इस प्रक्रिया को ही वाहिकीय या नलिकीय स्राव कहते हैं, जैसे औषधियाँ, यूरिक अम्ल इत्यादि, ठीक प्यारे बच्चों। जो समीपस्थ व दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है, उनकी कुछ दीवारें जो होती हैं कोशिका रक्त को, ठीक है, कोशिका रक्त में से जो पदार्थ होते हैं उसे संग्रहण कर लेती हैं, ठीक है, संग्रहण कर लेती हैं सक्रिय अभिगमन द्वारा, ठीक है। जो वृक्कणारू कुछ नलिका होती हैं वह स्रावित कर देती हैं, ठीक है, नलिकाओं में स्रावित कर लेती हैं। तो इस क्रिया को वाहिकीय स्राव या नलिकीय स्राव कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। चलिए आइए चलते हैं हम अगली हेडिंग पर चलेंगे। आइए देखेंगे हम वृक्क के कार्य, वृक्क के क्या क्या कार्य हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। जो हमारा वृक्क होता है, हमारे शरीर में जितने भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे वृक्क जो है शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए चलिए हम आगे चलते हैं। ये रुधिर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। जो रुधिर में हमारे अपशिष्ट पदार्थ उपस्थित होते हैं उसे भी शरीर से बाहर निकालने में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, वृक्क हमारे शरीर में लवणों की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो वृक्क होता है हमारे शरीर में जो लवण होते हैं उसकी मात्रा को भी नियंत्रित करता है, कम बेसी अधिक, ठीक है बच्चों, न हो, इसको भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। आइए देखते हैं आगे। वृक्क भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण करता है। जब बच्चा, ठीक प्यारे बच्चों, जब कोई जो जीव है वह भ्रूणीय अवस्था में होता है तो उसमें जो है वृक्क जो है आरबीसी का निर्माण करता है और उसे रोगों से बचाता है, ठीक है। आइए देखते हैं हम, रुधिर में एकत्रित, ठीक है जो कृत्रिम वृक्क किसे कहते हैं? देखिए आइए देखते हैं आगे। रुधिर में एकत्रित
व्यर्ज्य, ठीक है, यहाँ पर व्यर्ज्य होगा, व्यर्थ या व्यर्ज्य या व्यर्थ उत्सर्जित पदार्थों को कृत्रिम वृक्क की सहायता से पृथक करने को रुधिर अपवहन कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, कृत्रिम वृक्क जो रुधिर में कोई, ठीक प्यारे बच्चों, रुधिर में कोई भी अपशिष्ट पदार्थ होता है तो उसे कृत्रिम रूप से जब हम कृत्रिम रूप से उस अपशिष्ट पदार्थ को अलग करेंगे रुधिर से तो उसे हम रुधिर अपवहन कहते हैं। ठीक है, तथा रुधिर अपवहन के मशीन जो होती है, मशीन को ही कृत्रिम वृक्क कहते हैं। जो रुधिर अपवहन करने की विधि होती है, जिस मशीन से हम रुधिर अपवहन करते हैं उसे हम कृत्रिम वृक्क कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, कृत्रिम वृक्क कहते हैं। आइए चलते हैं हम अगली हेडिंग पर। समस्थैतिकता किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए, शरीर के अंतः वातावरण के रासायनिक संगठन को स्थिर एवं संतुलित बनाए रखने की प्रक्रिया को ही समस्थैतिकता कहलाती है। ठीक प्यारे बच्चों, जो हमारा शरीर के अंतः वातावरण के रासायनिक संगठन को स्थिर एवं संतुलित बनाए रखने की प्रक्रिया को ही समस्थैतिकता कहते हैं। जो हमारा शरीर है उसके अंतः वातावरण को, रासायनिक संगठन को स्थिर एवं संतुलित बनाए रखने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम समस्थैतिकता कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। चलिए हम चलते हैं अगली हेडिंग पर। देखिए, इसमें एक नोट पॉइंट क्या है, देखिए, समस्थैतिकता या होमियोस्टैटिस शब्द का सर्वप्रथम वाल्टर कैनन, ठीक है बच्चों, कैनन ने 1932 में किया था। जो समस्थैतिकता है या होमियोस्टैटिस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किए थे वाल्टर कैनन ने 1932 ईस्वी में किया था। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ में आया। आइए चलते हैं अगली हेडिंग पर। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, उपयोगी पादप उपशिष्ट। जो पादप होते हैं उनका जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसका हम उपयोग कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। ओक के वृक्ष से टेनिन प्राप्त होता है। जो ओक का एक वृक्ष होता है उससे टेनिन प्राप्त होता है, जिसका उपयोग चमड़े के शोधन में किया जाता है। जो इसका अपशिष्ट पदार्थ होता है, अपशिष्ट पदार्थ, उसका हम उपयोग जो होता है चमड़े के शोधन में करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं दूसरा। रेजिन का उपयोग बर्निश बनाने में किया जाता है। जो रेजिन का उपयोग होता है, रेजिन का उपयोग बर्निश बनाने में किया जाता है। पादप में प्राकृतिक रबड़ प्राप्त होता है, जिसका उपयोग खिलौने इत्यादि में किया जाता है। पादप से प्राकृतिक रबड़ भी प्राप्त होता है, जिसका उपयोग खिलौने इत्यादि बनाने में किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है। देखिए, पादपों में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन निम्न प्रकार से होता है। जो पादप होते हैं उनमें अपशिष्ट पदार्थों का जो उत्सर्जन होता है वह निम्न प्रकार से होता है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से प्रकार हैं। देखिए, गैसीय अपशिष्ट उत्पाद। ठीक है, देखिए, पादपों में गैसीय अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन पत्तियों पर उपस्थित रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो हमारे जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, जो पत्तियां होती हैं उसमें उपस्थित रंध्र जो होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जो रंध्र होते हैं उन्हीं के द्वारा जो होता है गैसीय अवस्था में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम आगे। तरल अपशिष्ट उत्पाद। ठीक है, पादपों में तरल अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन बिंदु स्राव की क्रिया द्वारा होता है। जो बिंदु स्राव होता है उसकी क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, देखते हैं। ठोस अपशिष्ट उत्पाद। पादप ठोस अपशिष्ट उत्पादों को कोशिकीय रिक्तिका और अधिकांशतः मृत, ठीक प्यारे बच्चों, मृत में संचित करते हैं। जो उनकी बाहर की संरचना जो होती है उसमें मृत जो कोशिका होती हैं उसमें संचित करके वो अपने शरीर को ठोस अवस्था में परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ तक जो हमारा है जैव प्रक्रम का जो पूरा चैप्टर है यहाँ तक होता है खत्म। ठीक प्यारे बच्चों,
अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है प्यारे बच्चों, और कमेंट अवश्य करें कि आप लोग इस चैप्टर का जो है एनसीईआरटी आधारित जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक प्यारे बच्चों, क्या क्वेश्चन भी आप लोग चाहते हैं, ठीक प्यारे बच्चों, या नहीं। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर जो होता है एनसीईआरटी आधारित आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।